एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का एनसीईआरटी कॉर्नर। इससे पहले हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर ली है, एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन भी किए हैं। आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के एनसीईआरटी कॉर्नर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी कॉर्नर में प्रश्नावली 1.1 है। जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, ऐसे ये भी है। ठीक है, सिमिलर उसी तरीके से है। आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं आपको ये एनसीईआरटी कॉर्नर करा रही हूँ। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आपने एक्सरसाइज अच्छे से कर लिया तो। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए क्या कहा है हमें, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले तो हम इन संख्याओं के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर उन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए चलिए करते हैं इन्हें। पहला क्वेश्चन है हमारा 140। तो 140 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने आपको गुणनखंड करने सिखा रखे हैं। हम क्या देखते हैं क्वेश्चन में गुणनखंड करते वक्त कि संख्या हमारी सम है या विषम है। अगर संख्या सम है, और सम संख्या कैसे पता चलेगी, जो 2 से डिविजिबल हो। संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सम संख्या है। तो देखिए इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये सम संख्या है। तो सम संख्या की स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, डिवाइड करना उसे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 70। फिर वापस से ये सम संख्या, इसे फिर से हम 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब वापस से ये कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या को हम 3 से करके देखेंगे पहले, लेकिन ये 3 से पूरी नहीं कटेगी, मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ हमारा बचेगा। तो इसलिए हम वापस से फिर कौन सी संख्या पर जाएंगे, 5 पर। तो 5 से देखिए कट जाएगी कितने टाइम, 7 टाइम्स, और 7 केवल 7 से ही कटेगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या करना है, ये गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 140 हमारी संख्या थी, उसकी संख्या क्या आई, गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7, ये इसके गुणनखंड आए। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। आप इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2, तो 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, इंटू में 5 एंड इंटू में 7, यही इसका आंसर है। इस तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, कि वो संख्या सम है या विषम है। अगर सम संख्या है तो हम स्टार्टिंग 2 से करेंगे, फिर अगर विषम संख्या है तो हम उसकी स्टार्टिंग 3 से करेंगे, और अगर वो 3 से भी नहीं कट रहा है, अगर विषम संख्या है वो 3 से पूरी नहीं कट रही, तो हम वापस किसके पास जाएंगे, 5 के पास जाएंगे। अगर 5 से भी नहीं कट रही है तो फिर 7 से करेंगे, 7 से भी नहीं, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना है, ये आपका होमवर्क है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। संख्या है हमारी, पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 और 91 के गुणनखंड करेंगे। देखिए हम जब हमें क्वेश्चन में दे रखा हो एचसीएफ व एलसीएम दोनों निकालने हैं, तो हम गुणनखंड अलग अलग कर लेंगे। अदरवाइज अगर एलसीएम दे रखा है तो हम दोनों के गुणनखंड एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एचसीएफ बोल दिया तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के गुणनखंड अलग अलग करेंगे। तो देखिए 26 के गुणनखंड अलग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे क्योंकि सम संख्या है, 1 3। ठीक है, अब वापस से ये विषम है, ये 13 से ही होगा कम्प्लीटली, तो ये आ गया। फिर दूसरी संख्या 91, 13 से जाएगा, ये कितने टाइम्स, 7 1 जा 7। तो इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए पहले हम दोनों संख्याएं देखेंगे, कितनी थी 26, उसके गुणनखंड क्या क्या है, 2 × में 13। दूसरी संख्या हमारी 91 थी, उसके गुणनखंड क्या है हमारे 13 और 7। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या डिजिट आ रही है, 13 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन क्या आया 13। ठीक है, अब और कोई तो इसमें कॉमन नहीं है। फिर एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं,
एलसीएम में हम संख्या की हाईएस्ट टाइम्स देखते हैं वो कितने टाइम्स किस में आ रहा है। तो देखिए 2 हाईएस्ट टाइम किस में आ रहा है, इसमें ही आ रहा है 26 में, 91 में तो 2 आ ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, ओनली 1 टाइम, क्योंकि 2 की हाईएस्ट टाइम्स कितने टाइम है, 1 टाइम, तो इसे हम 1 टाइम लिख देंगे। उसके बाद देखिए 13 कितने टाइम्स हाईएस्ट आ रहा है, इसमें भी 1 टाइम है और इसमें भी 1 टाइम है, तो हम 13 को 1 टाइम लिख देंगे। फिर उसके बाद 7 संख्या देखिए इसमें 91 में आ रही है, इसमें नहीं आ रही, तो इसकी हाईएस्ट टाइम तो एक ही बार हुई, तो 7 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब इन सभी की गुना करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा इसका हमारा, 182। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो एचसीएफ हमारे पास ही आ गया, एलसीएम हमारे पास 182 आ गया। अब क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ के साथ साथ हमें जांच करने के लिए भी कहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ है या नहीं। तो देखिए दो संख्याएं क्या थी हमारी, 26 और 91। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए करते हैं, कितना आ जाएगा, 26 दो संख्याओं का गुणनफल, 26 और 91 की मल्टीप्लाई की हमने। ठीक है, उसके बाद एलसीएम दे रखा है इनटू में एचसीएफ। एलसीएम कितना है हमारा 182 और एचसीएफ हमारा कितना है 13। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ जाएगा, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 2 3 6 6। ठीक है, अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 2 3 6 6। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। तो देखिए दोनों हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी इक्वल है कि नहीं है। जब हमारी दोनों साइड इक्वल आ जाती है इसका मतलब हमारा आंसर सही है, मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे सिद्ध करके दिखा दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर दिया। ठीक है, प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे आपको इसके और इसके गुणनखंड करने हैं और फिर आपको जो एलसीएम एचसीएफ आएगा और दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई इस फॉर्मूले में रखनी है। ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ये आप खुद से करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी होती है, देखिए जैसे हमने पीछे किया कि हमने तीनों के अलग अलग से गुणनखंड किए, और आप एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ किसके लिए करेंगे, एलसीएम के लिए। ठीक है, जब हम गुणनखंड करते हैं तो वो कौन सी विधि कहलाती है, भाज्य गुणनखंड विधि, तो हम उसी विधि से करेंगे। तो देखिए 12, 15 और 21। ठीक है, इनके हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे पहले और फिर उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों निकालने हैं तो इसलिए हम अलग अलग गुणनखंड कर रहे हैं। कितना आ जाएगा, सम संख्या है तो 2 से करेंगे, फिर वापस से सम संख्या है 2 से करेंगे, विषम है 3 से करेंगे, कितना आगे, ये आगे इसके गुणनखंड। फिर 15 है, विषम संख्या है तो 3 से स्टार्टिंग करेंगे, 5 आ जाएगा, 5 भी विषम है तो 5 से करेंगे। ठीक है, 3 से करेंगे तो नहीं होगा 5। तो अब देखिए उसके बाद है 21 किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 7 आ जाएगा, 7 भी विषम संख्या तो विषम संख्या से ही करेंगे। इस तरीके से हमने इनके गुणनखंड कर दिए। अब इनकी संख्याएं लिख लेंगे। 12 के गुणनखंड क्या क्या है हमारे, 2 × 2 × 3। उसके बाद 15 के गुणनखंड क्या है हमारे, 3 × में 5। उसके बाद 21, उसके गुणनखंड हमारे क्या है, 3 × में 7। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, तीनों संख्याओं में हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। ठीक है, तीनों में देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है हमारा। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ना ही इसमें है। 5 इसमें है, ऊपर ऊपर नहीं है। ठीक है, तो कॉमन क्या है हमारा, उभयनिष्ठ संख्या क्या आई, 3। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, 3। अब उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे करेंगे, देखिए एलसीएम में मैंने बताया था जब हम अलग अलग गुणनखंड करते हैं तो हाईएस्ट टाइम्स देखते हैं कि पहली संख्या जो है वो हाईएस्ट टाइम कितने में आ रही है। तो देखिए संख्या क्या है हमारी, 2, हाईएस्ट टाइम 2 किस में आ रही है, इन दोनों में तो है ही नहीं, इसमें आ रही है। और कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो हम इसे 2 टाइम्स लिख देंगे। फिर वापस से 3 देखेंगे, 3 तीनों में 1 टाइम्स आ रही है तो इसकी हाईएस्ट टाइम भी 1 हुई, तो 3 को एक बार हम लिख देंगे। फिर 5 देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 5 इसी में ही आ रहा है तो इसकी हाईएस्ट टाइम 1 है। ठीक है, फिर 7 हाईएस्ट टाइम इसी में ही आ रहा है तो इनटू में 7। कितना आंसर आ जाएगा इसका, देखिए 420। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 420। तो इस तरीके से आप इनके गुणनखंड कर लेंगे और एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप कि आप अभी इन दोनों क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एचसीएफ 306657 = 9 दिया है। एचसीएफ की वैल्यू में दे रखी है दो संख्याओं की, ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर है ये वो संख्या है जिनका एचसीएफ कितना है, 9 है। एलसीएम इन संख्याओं का हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला लगाते हैं वही वाला, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल
बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का, ठीक है। तो देखिए कितनी दे रखी है संख्या हमें, 306 और 657, तो हम दोनों संख्याओं की क्या कर देंगे, गुणनफल दे रखा है, तो यानी कि दोनों संख्याओं की गुना कर देंगे, 306 इंटू में 657 की मल्टीप्लाई, बराबर का निशान, एलसीएम की वैल्यू कितनी है 9, एचसीएफ हमें नहीं पता तो एचसीएफ को ऐसे, सॉरी यहाँ पे सही कीजिएगा इसे, एचसीएफ हमें नहीं पता तो एचसीएफ को ऐसे लिख लिया। अब हमें निकालनी है एचसीएफ की वैल्यू, तो एचसीएफ को क्या करेंगे, अकेला छोड़ेंगे, इन दोनों की गुना करके कितना आ जाएगा, कैसे करेंगे इसे, एचसीएफ को हम वहीं पर अकेला छोड़ देंगे, तो 9 इसके साथ क्या है गुना में, इधर आके कहाँ जाएगा, भाग में, ऊपर क्या संख्या थी इधर 306 इंटू में 657 ये संख्या थी, और ये इधर इसके साथ गुना में है तो उधर जाके भाग में आ जाएगा, ये आ गया। तो इस तरीके से हमने भाग में कर दिया इसे। अब हम यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 22338, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों के आपस में गुना करके आपको उसे 9 से भाग दे देना है, तो हमारी आंसर आ जाएगा 22338, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ पूछ लिया हो, तो भी आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, या फिर 2 एचसीएफ एलसीएम दे रखा हो, कोई एक संख्या दे रखी हो और दूसरी संख्या पूछ ली हो, तो भी आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए जब भी 0 पर समाप्त होने की बात आए तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी हो उसके गुणनखंड करने हैं, और अगर उसमें 5 आया तो इसका अर्थ है कि वो 0 पर संख्या समाप्त हो रही है। अगर उस क्वेश्चन में उसके गुणनखंड में 5 नहीं आया तो इसका मतलब है कि वो 0 पर समाप्त नहीं हो रही है संख्या। तो चलिए 6 के गुणनखंड करके देख लेते हैं कितना आएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। तो देखिए क्या है 6 के गुणनखंड, 2 इंटू में 3, क्या इसमें 5 आ रहा है, नहीं, तो इसका अर्थ है कि 6 की पावर n अंक के लिए 0 पर कोई भी संख्या समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। n कोई प्राकृत संख्या जो है वो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या है 5 अंक या फिर 5 अभाज्य गुणनखंड संख्या नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, किसी भी क्वेश्चन में आए तो आपको इस तरीके से करना है। अगर इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से करना है, उसके गुणनखंड करके दिखा देने हैं। अगर उसमें 5 आया, उसके गुणनखंड में 5 आता है तो इसका अर्थ है कि वो 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन अगर इसके गुणनखंड करने पर आपको 5 प्राप्त नहीं होता है गुणनखंड में, तो इसका अर्थ है कि वो 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए मैंने आपको भाज्य संख्याएं बता रखा है परिचय वाली वीडियो में, जो संख्या स्वयं 1 और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। हमें अब ये इनकी व्याख्या करनी है कि क्या ये भाज्य संख्याएं हैं, और देखिए इन्होंने दे रखा है भाज्य संख्याएं क्यों है, इसका मतलब भाज्य संख्याएं ये है, हमें ये नहीं बताना कि ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्याएं है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये क्यों है भाज्य संख्याएं। देखिए पहली संख्या ये उठा लेते हैं, ये वाली आपको खुद से करनी है, मैं आपको ये करके दिखा दूंगी, फिर इसी तरीके से आपको ये वाली सोल्व करनी है। देखिए संख्या क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। देखिए सबसे पहले हम इस संख्या में क्या देखेंगे कि कॉमन क्या संख्या आ रही है, ये x की वैल्यू दे दी इन्होंने। देखिए हमने इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है। देखिए ये पूरी एक संख्या और बीच में प्लस का निशान इन्हें अलग कर रहा है, तो देखिए इनमें कॉमन क्या है 13, तो 13 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या हमारे पास रहेगा 7 इंटू 11 प्लस में 1, ठीक है, ये संख्या हमारे पास रहेगी। अब हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करके दिखाना है कि ये गुणनखंड कैसे होंगे इसके, ठीक है। तो देखिए कितने आ जाएंगे इसके गुणनखंड, 13 ही एज इट इज़, 7 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 8, और बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान। अब हमें क्या करना है, ये जो 78 इन्होंने संख्या दी है इसके हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए इसके गुणनखंड करने पर यहाँ पर मैं आपको गुणनखंड करके दिखा देती हूँ इसके 78 के, कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे इसे, ठीक है, ये किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे, और ये हो जाएगा 13 से, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड हमने कर दिए, तो क्या है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू में 13। तो देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, x के कितने सारे गुणनखंड है, 2 भी है, 3 भी है और 13 भी है, तो इसके एक से अलावा भी देखिए कितने सारे गुणनखंड है, अतः ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो आप ये लाइन लिख दीजिएगा कि x के 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है
देखिए अभाज्य संख्या कितनी सारी आ रही है इसमें, तो x क्या है, 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। आपको ये लाइन इसमें लिख देनी है, ठीक है, आप कर लीजिएगा। और दूसरा आपको ये भी इसी तरीके से करना है, इसे y मान के y बराबर ये वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा इसमें कॉमन क्या आ रहा है और फिर अंदर वाली संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। वे दोनों क्या करें, एक ही दिशा में चले, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि उसमें पुनः उसी स्थान पर मिलने की, कि वे कब एक साथ दोबारा फिर वापस मिलेंगे, तो इस तरीके की जब लाइन आ जाए कि उन्हें मिलना है, कब मिलेंगे वो दोबारा एक साथ, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। देखिए मैंने आपको जब एक्सरसाइज 1.1 कराई थी तो मैंने उसमें आपको नोट्स भी लिखवा रखा है कि कब आपको एलसीएम निकालना है और कब आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या निकालना है इसमें, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको इस वक्त पता चल गया होगा कि आपको इसमें क्या निकालना है। तो आपको इसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या पूछ रखा है, पुनः मिलने की स्थान पूछ रखा है कि वे पुनः कब मिलेंगे वापस, ठीक है, कितने समय के बाद कब मिलेंगे वे पुनः, तो दोबारा मिलने की बात हो रही है इसमें। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, एलसीएम। तो देखिए क्या है संख्या है हमारी 12 और 18। देखिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उसी मैदान का चक्कर लगाने में और रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो एक समय क्या है 18 और दूसरा क्या है 12। तो अब ये दोनों कितने समय के बाद वापस से मिलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसी समय में ये दोनों आपस में पुनः मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए 18 का कितना आ जाएगा, दोनों का एक साथ निकाल लीजिए इन्हें, तो एलसीएम एक साथ ले लेते हैं हम, 2 से करेंगे, फिर वापस ये 9 एज इट इज़, ये 2 से हो जाएगा, फिर ये 3 से हो जाएगा और ये भी 3 से हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको निकाल लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम बराबर 2 इंटू 3 इंटू में 3, तो आंसर आ जाएगा इसका 36। तो 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे या फिर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 36 मिनट। क्योंकि देखिए अगर आपने उदाहरण भी किए इस चैप्टर के और मेरी परिचय वाली वीडियो भी देखी है, एक्सरसाइज वाली वीडियो भी देखी है, तो आपको ये क्वेश्चन अब बहुत इजी लग रहे होंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का एनसीईआरटी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।